सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें कि बेसिकली हमने फोटो एंड स्टीरियो केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करा था डिटेल्ड में कि कैसे क्या टॉपिक आपको स्टडी करना है और किस यूनिट में किस चीज़ की बात की गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या नेक्स्ट जो आपकी बुक है, नेक्स्ट आपका जो पेपर है जिसका नाम क्या है, वेट, जिसका नाम है आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और सरफेस फिनोमिना एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों चीज़ें हम इसी बुक के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन यूनिट वाइज हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिट वन की। तो यूनिट वन में हम बेसिकली सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो सॉलिड स्टेट ना यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप में। फर्स्ट वन है यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेक्स्ट वन है यहाँ पर अमरफस सॉलिड। ठीक है, इन दोनों को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या होता है, एटॉमिक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए होते हैं। ठीक है, बट अगर हम वहीं पर बात करें अमरफस सॉलिड में, तो इसमें जो पैटर्न नहीं होता प्रॉपर तरीके से, एटम कहीं भी और किधर भी लगे हुए होते हैं, यानी इरेगुलर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड, NaCl, ये सभी चीज़ें। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें बेसिकली इसकी स्टेट देख ली आपने, है ना। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हमें बेसिकली बस यहाँ पे डिफाइन करना है, पर आपको अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल क्या होता है, एक सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है 3D शेप में, जिसको हम कहते हैं यूनिट। जैसे कि अगर हम अपने घर को बनाने के लिए एक ईंट का यूज कर रहे हैं, एक ईंट बार 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 रिपीट हो रही है, तो जो ईंट है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, और जो बार बार रिपीट होके घर रेडी हो गया लाइक, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो ये दोनों वर्ड याद रखना रिलेट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम प्योर क्रिस्टल को समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटी यूनिट को स्टडी करना काफ़ी होता है, जैसे कि यूनिट सेल जो मैंने अभी बताया आपको। अब हम बात करते हैं ब्रेव्स लेटिस। ब्रेव्स लेटिस थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि आपको भी पता है MCQ क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, तो वहाँ पर आपको रेडी रखने होते हैं। कई बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक फिलअप टाइप्स। तो याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछे कि जो ब्रेव लेटिस हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल जो ब्रेव लेटिस हैं वो 14 होते हैं। कितने लेटिस होते हैं? 14 होते हैं, जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड होते हैं। यानी कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम। कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7। और ब्रेव लेटेस्ट टोटल नंबरिंग कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें जो टाइप्स हैं, अब मैं टाइप एक बार बता देती हूँ, आप लोग रफली लिख लो, मैं सिर्फ वर्बली ही बता रही हूँ। टाइप है जैसे नंबर 1 क्यूबिक, नंबर 2 टेट्रागोनल, नंबर 3 ऑर्थोरोम्बिक, नंबर 4 मोनोक्लिनिक, नंबर 5 ट्राइक्लिनिक, नंबर 6 रोम्बोहेड्रल, नंबर 7 हेक्सागोनल। ये हो गए 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलर इंडिसेस यूज होते हैं। यानी मैंने क्या बोला, क्रिस्टल का प्लेन क्या है, उस प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिलर सिस्टम हम उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए मिलर इंडिसेस, सॉरी क्या होता है? मिलर इंडिसेस होते हैं जो कि बेसिकली हम HKL फॉर्म में लिखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर और हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू कैसे डिफ्रैक्शन होता है वो हमें देखना है। ठीक है, चलो इसके बाद है इसका एक अच्छा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, वो सारी चीजें भी यहीं से ब्रैक्स लॉ आता है। याद रखना, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहीं से ही हमें एक लॉ देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? ब्रैक्स लॉ। ठीक है, ब्रैक्स लॉ, इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, साथ के साथ इसे लिख लो। N लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा।
ठीक है, ये आपका ब्रेव्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। इस लॉ से हम एटम की पोजीशन, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरे, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज, ये सेम इसी के अंदर इंक्लूडेड हो जाती है, यानी ये पूरा टॉपिक एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या है, इसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टैक्योकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टॉक्योमेट्री है। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिफेक्ट वगैरह हम पढ़ेंगे। तो रियल लाइफ में कोई क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है, उसमें डिफेक्ट होते ही हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, तो क्या क्या डिफेक्ट हम देखेंगे। देखो, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है इंट्रेंसिक डिफेक्ट और एक होता है इंट्रेंसिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट। इसको इंट्रेंसिक पॉइंट डिफेक्ट या फिर एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में। शॉर्ट के डिफेक्ट नहीं, जैसे कि शॉर्ट के डिफेक्ट में कैटायन और एनायन वैकेंसी होती है ना। और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रहता है। और जो एक्सट्रेंसिक में क्या रहेगा, बेसिकली एक्सट्रेंसिक में जब फॉरेन एटम डोपिंग के थ्रू आते हैं, क्या बोला मैंने, जब एक्सट्रेंसिक में क्या होता है कि जब फॉरेन एटम डोपिंग के थ्रू आते हैं, और शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट हमारे इंट्रेंसिक डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। प्लेन डिफेक्ट क्या है, देखो वैकेंसीज ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये दोनों की दोनों हमें कहाँ पढ़ने हैं, ये दोनों इंट्रेंसिक डिफेक्ट के अंदर ही हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सच एज आयनिक कंडक्टिविटी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, डिफ्यूजन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, फेरो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर मतलब हमें कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडीज करना है। ठीक है, अच्छा, जो ये डिफेक्ट है बेसिकली इन्हीं डिफेक्ट की वजह से ही कंडक्टिविटी आती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडक्टिविटी है, एक तो होता है हमारा आयनिक कंडक्टिविटी, सेकेंड होता है लुमिनेसेंस, है ना, ये रहा यहाँ पर। नेक्स्ट है नॉन स्टैक्योमेट्री। अच्छा, नॉन स्टैक्योमेट्रिक थोड़ा इससे अलग टॉपिक हो जाता है, अभी हम यहाँ तक इसके अंदर से देख रहे हैं इम्प्योरिटी का। ठीक है, इसके बाद है कभी कभी सॉलिड का जो एग्जैक्ट कैटायन एनायन रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री या फिर डिफेक्ट, याद रहेगा। यानी जब कोई सॉलिड का एग्जैक्ट कैटायन एनायन रेशो डिस्टर्ब हो जाए, जितना कि जैसे 3:3 में होना चाहिए, कैटायन इतने हैं और एनायन भी इतने ही होने चाहिए, अगर उसका रेशो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस केस में हम उसको कहते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री। जैसे एग्जांपल के लिए है FeO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी और बैंड थ्योरी के बारे में बेसिकली स्टडी करना है। वैसे तो ये चैप्टर का जो ओवरव्यू आप 12th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, वैसे तो आज के टाइम पे ये रिड्यूस हो चुका है, कोविड के बाद से ये चैप्टर हमारा रिड्यूस हो गया था। अब हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, तो याद रखना है इसको कि आपने वहां पर स्टडी किया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पर, जिसमें कि मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो डिफरेंस बैंड थ्योरी से समझा जाता है। मतलब अगर हम बात करें मेटल, नॉन मेटल, इन सभी को हम बैंड थ्योरी से इसके डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बैंड थ्योरी। ठीक है, तो सॉलिड बैंड थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मेटल में जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बॉन्ड ओवरलैप करते हैं, इसलिए अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने कि जो मेटल्स हैं उसके अंदर जो कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी अच्छी होती है। बट हम वहीं बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, करंट फ्लो नहीं होता। मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप ज्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाते बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में। तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी शो नहीं होती, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें जो गैप है वो छोटा होता है और डॉपिंग करके उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। यानी समटाइम तो इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और समटाइम भी नॉट। दैट्स वाई जो सेमी कंडक्टर हैं वो क्या करते हैं, इसमें कभी कभी कंडक्टिविटी होती है, कभी कभी नहीं होती। और इसी प्रिंसिपल पर पीएन जंक्शन
यानी इसी प्रिंसिपल पे सेमी कंडक्शन, यानी ये लास्ट वाले के पॉइंट हैं आपके, सेमी कंडक्टर के ही सारे पॉइंट हैं, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, डोपिंग सेमी कंडक्टर और पीएन जंक्शन और सुपर कंडक्टर्स, ये सभी चीज़ें हमारे सेमी कंडक्टर्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिट 4 हमें सरफेस फिनोमिना, लाइक ये चैप्टर भी आज के टाइम पे 12th क्लास की बुक से रिड्यूस हो चुका है। 12th के एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये पहले सरफेस फिनोमिना के नाम से ही एग्जैक्ट था, बट आज के टाइम पे ये नहीं है। जितने बच्चे जो भी अभी एमएससी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो टीचिंग भी करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन, फिनोमिनल मतलब होता है प्रक्रिया। क्लियर है, अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें। अच्छा, इसका जो कंटेंट वीडियो लेक्चर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज और प्लस में अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो क्या बोला मैंने, सरफेस पर होने वाले फिनोमिनन की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे है क्या क्या, अगर हम यहाँ पे 3 चीजें होती हैं बेसिकली। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में। एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है यहाँ पर सरफेस टेंशन। ये 3 चीजें यहाँ पर हमें बेसिकली स्टडी करनी होती है। ठीक है, चलिए, तो सरफेस टेंशन यहाँ में सबसे पहले दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड। अच्छा, एब्जॉर्प्शन तो है, आई थिंक सो, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं है, उसको आप शायद से आपको नहीं पढ़ना है। आगे है इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एट इंटरफेसेस, यानी कि अच्छा अगर हम यहाँ पर एक और बात करें, जो इमल्सन और माइसल्स भी इसी यूनिट में आते हैं, जो कि नीचे आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग, जो क्लीनिंग है वहाँ पर माइसल्स की वजह से ही बेसिकली वो काम कर पाते हैं, मतलब सोप और डिटर्जेंट है वो माइसल्स की वजह से ही वर्क करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है एट द जो इंटरफेस है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इंटरफेस। और जो मॉडर्न टेक्निक है आज के टाइम पे, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे कि ESCA और यहाँ पर जो है ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, ये बेसिकली सरफेसेस को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये मतलब ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। क्लियर है, चलिए, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड हो जाती है, तो माइसल्स के अंदर ही ये सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट यूनिट की बात करें जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रिया। तो केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रिया का मतलब है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से चलती है, यानी फॉरवर्ड का मतलब आगे और बैकवर्ड मतलब पीछे, सेम रेट से चल रही है। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चलते हैं, सेम टाइम होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया कहते हैं। उस बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है कौन, इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, तो याद रखना। और जो टेम्परेचर का यहाँ पर देखो क्या क्या हमें पढ़ना है बेसिकली, चलो मैं अभी बताती हूँ, पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो लीड चार्टर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर कभी बीच में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है अगर सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना, तो इक्विलिब्रिया अपना बैलेंस शिफ्ट करके डिस्टर्बेंस को अपोज करता है। अपोज करता मतलब रोकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको फ्री एनर्जी बोला गया, यही गिब्स फ्री एनर्जी है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है, और पार्शियल मोलर क्वांटिटी, और गिब्स डॉम इक्वेशन जो है आपकी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यहाँ पर स्टडी करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही है जिसको हम कैपिटल के से डिनोट कर रहे थे, याद रखना। और इसके बाद हम बात करें तो 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट सिस्टम को गिब्स फेज रूल एक्सप्लेन करता है, याद रखना। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखो 1 and 2 कंपोनेंट सिस्टम, इसको भी कौन एक्सप्लेन करता है, फेज, अभी मैंने जस्ट बताया था। कौन एक्सप्लेन करता है आपको, गिब्स फेज इसको एक्सप्लेन करता है, तो याद रखना फेज रूल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो ये भी वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।